Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis for the 7th January 2026 का अरुणाचल टाइम्स का हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट न्यूज़ है वो अरुणाचल का जो मतलब वन ऑफ द अरुणाचल का जो फेस्टिवल है सी दोनी फेस्टिवल, सी दोनी हिलो फेस्टिवल से हम लोग स्टार्ट कर रहा है। तो सी दोनी हिलो सेलिब्रेटेड विद ट्रेडिशनल फायरवर्क, ठीक है। तो सी दोनी आपका जो हिलो फेस्टिवल है जो 2026 का, इसको आपका अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में जो तगिन ट्राइब्स है एंड ऑल्सो इन अदर प्लेसेस ऑफ अरुणाचल प्रदेश जहाँ जहाँ पे तगिन कम्युनिटी रिसाइड करता है वहाँ पे ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया था। तो सी दोनी फेस्टिवल वो लोग का मेजर फेस्टिवल है जहाँ में सी का मतलब है अर्थ एंड दोनी का मतलब है सन, ठीक है। तो सी दोनी फेस्टिवल को मनाया गया है। ये इवेंट में बहुत ही कलरफुल ट्रेडिशनल डांसेस एंड अटायर्स ऑफ द तगिन कम्युनिटी along with the participation from the local leaders and dignitaries were highlighted during this cultural heritage. Okay. तो ये जो फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल में आपका गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द सी दोनी हिलो ग्राउंड के लिए अनाउंस किया गया था, एज वेल एज री इन्फोर्समेंट एफर्ट्स टू प्रिजर्व द ट्राइबल ट्रेडिशन एंड कम्युनिटी यूनिटी उसको भी कहा गया था। वो उसका बेसिक ऑब्जेक्टिव रहा है। तो ये कल्चरल फेस्टिवल है और ये एक ऐसा फेस्टिवल है जिसे न्यू ईयर फॉर द तगिन ट्राइब माना जा सकता है, जिसमें कल्चरल आइडेंटिटी एंड कम्युनिटी यूनिटी को शो करता है। और ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल माना जाता है, ठीक है। तो एग्जाम रेलेवेंट में आपका कल्चरल हेरिटेज का सेक्शंस में प्रीलिम्स लेवल में आपको पूछा जा सकता है, जैसे आपको ये जो सी दोनी कौन सा फेस्टिवल, कौन सा ट्राइब का फेस्टिवल है, इस तरह का क्वेश्चन। उसके अलावा ये जो फेस्टिवल्स होता है वो किस तरह से कम्युनिटी यूनिटी एंड इंडिजिनियस बिलीफ सिस्टम को ऑफ द सोसाइटी एंड कल्चर सिलेबस के अंदर में आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, कमिंग रिवर एमर्जिंग एज द फिशिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन। सो कमिंग रिवर, वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, वो आज से इमर्जिंग फिशिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन इन अरुणाचल प्रदेश वो इमर्ज हो रहा है। और ये कमिंग रिवर जो एक पोटेंशियल फिशिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन इन अरुणाचल प्रदेश हो रहा है, एज स्टेटेड बाय द प्रोफेशनल एंकलर्स। एंकलर्स में जो फिशिंग विशिंग करता है, एंकलर्स। और ये जो कमिंग रिवर है, इट फ्लोज थ्रू द वेस्ट कमिंग एंड ईस्ट कमिंग रिवर, और इट इज़ नोन फॉर इट्स रिच फिश बायोडाइवर्सिटी एंड सीनिक स्ट्रेचेस। तो डेवलपमेंट ऑफ द एंगलिंग टूरिज्म इन कमिंग रिवर, ये आपका इको टूरिज्म एज वेल एज लोकल लाइवलीहुड इन द रीजन को ये एक्सपांड करता है और आपका इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन करने में मदद करता है। तो रिवर्स ऑफ द अरुणाचल प्रदेश में कमिंग रिवर वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरीज रहता है ब्रह्मपुत्र का। तो ये रिवर जो आपका अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट और वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट से वो निकलता है, और इसका जो ओरिजिनेशन होता है ये आपका हायर हिमालय से होता है। और असम में ये आपका ब्रह्मपुत्र को जब ज्वाइन करता है उसको हम लोग जय बराली बोलता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। जो असम में इसको जय बराली इन असम कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट ड्रेनेज, बायोडाइवर्सिटी, इरिगेशन, हाइड्रो पावर पोटेंशियल रिवर है, एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स रिच एक्वाटिक लाइफ एंड सीनिक रिवर एंड लैंडस्केप के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल यहाँ में एंकलिंग टूरिज़्म यानी कि इको टूरिज़्म बहुत प्रोमो हो रहा है, जो आगे जाके इसको एक सस्टेनेबल टूरिज़्म के बेस पे एज वेल एज इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन के लिए और लोकल एम्प्लॉयमेंट लाइवलीहुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स माना जा रहा है। और एंकलिंग टूरिज़्म ये स्पोर्ट फिशिंग जो होता है उसको इन द फॉर्मेट ऑफ द कंजर्वेशन वो लोग सस्टेनेबल फॉर्मेट में वो लोग इसको प्रोमो कर रहा है और इसका डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। सो एग्जाम रेलेवेंस में आपका लिंक टू स्पेशली अरुणाचल का ज्योग्राफी एंड रिवर और टूरिज्म डिपार्टमेंट में आपको किस तरह से स्पोर्ट्स टूरिज्म में फिशिंग का जो पर्सपेक्टिव्स है वो सब आपको देखना होगा फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट, पीआरए एक्सरसाइज कैरिड आउट। पीआरए का मतलब है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेल, ये अप्रेजल जो एक्सरसाइज है इट वाज कैरिड आउट इन सेपा वेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन इन ईस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट। ए पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, ये जो टर्म्स होता है टर्मोलॉजीज इस तरह का, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल, इस तरह का टर्मोलॉजीज लोग एग्जाम में स्पेशली आपका जो जीएस का पेपर 2 जो पेपर होता है,
ठीक है, उसमें पूछा जा सकता है। और कम्युनिटी बेस में ये आपका जीएस का जो पेपर 1 है उसमें भी पूछा जा सकता है। सो इस तरह का जो टर्मिनोलॉजीज होता है उसको आप लिख के रखिए और पढ़ो उसको, ठीक है, एग्जाम फॉर्मेट के लिए, क्योंकि ये मेंस पर्सपेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल आपका निपुआ विलेज इन वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में रखा गया था, जिसमें एक कलेक्टिव कम्युनिटी बेस्ड प्लानिंग इनपुट्स रखा है। यहाँ में मल्टीपल डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट किया है टू एक्सेस द रिसोर्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस थ्रू द मैपिंग एंड सर्वे किया गया है। तो ये इसका जो चार्ट मॉडल है आपका पार्टिसिपेटरी रिप्रेजल का, ये मीटिंग का। तो यहाँ पे आपका पार्टिसिपेटरी एज ए कैटलिस्ट, यहाँ में आपका पीआरए टीम होगा और यहाँ में कम्युनिटी होगा, दोनों मिल के जितना भी लोकल कंडीशन को एनालाइज किया जाएगा, स्पेशली जो इश्यू को प्रायोरिटाइज करना है वो इश्यू को फर्स्ट प्रायोरिटाइज लिस्ट में डालेगा, एंड नेसेसरी एक्शन जो जरूरी है उसके बाद क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड मैकेनिज्म किससे उसको किया जाएगा। तो ऐसे करने से क्या होता है, आपका एक थ्रू द वर्कशॉप एनालिसिस से करने से एक कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल में ये एक कम्युनिटी बेस्ड प्लानिंग है अलोंग विद द डिपार्टमेंट, जिसका बेसिक कंसेप्ट है बटम अप प्लानिंग इंस्टेड ऑफ टॉप, यानी कि फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल प्लानिंग सिस्टम होता है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स लाइक सोशल मैपिंग, रिसोर्सेस मैपिंग, ट्रांसिट वर्क एंड सीजनल कैलेंडर्स रखा जाता है, बनाया जाता है। और इसमें लोकल सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को अंडरस्टैंड करने में एंड डेवलपमेंटल जो प्रायोरिटीज़ है उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ट्रांसपेरेंसी, ऑनरशिप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द डेवलपमेंट प्रोग्राम को शो करता है। सो रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मॉडल विलेज कंसेप्ट, ये एक ऐसा कंसेप्ट है जो इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द विलेज थ्रू द कोऑर्डिनेटिंग प्लानिंग करने में मदद करता है। यहाँ में मॉडल विलेज बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड, हेल्थ, एजुकेशन एंड बेसिक सर्विस को डेवलप करने में ये लोग मदद करता है, ठीक है। तो यहाँ में एक सस्टेनेबल कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड लोकल रिसोर्सेज को यूज़ किया जाता है एंड डेवलपमेंट फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल, यानी कि फ्रॉम द बटम अप लेवल टू द टॉप लेवल देखने को मिलता है। सो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन, लाइक आई सेड, आपको पंचायती प्लानिंग के अंदर में पार्टिसिपेटरी रिप्रेजल इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, पीआरए सिस्टम। तो आपको उसको हो सकने से एक नोट बना के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट्स PIL सीकिंग एनफोर्समेंट ऑफ द लिंगदो कमिटी नॉर्म्स इन स्टूडेंट फॉर्म्स। सो ये जो लिंगदो कमिटी है ये तो सीधा आपका प्रीलिम्स लेवल के लिए ज़रूरी है, और मेंस लेवल में भी आपको PIL का अगर क्वेश्चन आता है स्पेशली स्टूडेंट को लेके, स्टूडेंट इलेक्शन को लेके, तब आपको इसको याद करना है, ठीक है। तो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट डिसमिस किया है PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो एनफोर्समेंट ऑफ द लिंगदो कमिटी नॉर्म्स इन द स्टूडेंट इलेक्शन में, ठीक है। तो ये लिंगदो कमीशन क्या है और PIL क्या है उसको एग्जाम फॉर्मेट के लिए आपको देखना है, ओके। तो सबसे पहले लिंगदो कमिटी फ्रेमवर्क, बेसिकली इसका एम है कि वो जो कैंपस इलेक्शन और उसमें जो मनी का जो कल्चर है एज वेल एज उसमें जो मसल पावर का जो कल्चर है उसको कर्व करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ये क्या है, ये एक जुडिशियल टूल है जो पब्लिक इंटरेस्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स फॉर द डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए बनाया गया है, ठीक है। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स ऑफ द स्पेशली डिसएडवांटेज जो ग्रुप है उसके लिए बनाया गया है, ठीक है। इट अलाउस एनी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन टू अप्रोच द कोर्ट फॉर द सोशल जस्टिस इश्यूज के लिए उसको मतलब कोई भी कोर्ट को अप्रोच कर सकता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका जुडिशियल रिव्यू एंड एक्सेस टू जस्टिस, उसका एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। और कोर्ट डिस्करेज एनी फ्रेवुलस यानी कि पब्लिसिटी ओरिएंटेड PILs को कोर्ट जनरली मिसयूज मतलब डिस्करेज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद
लिंगडो कमिटी एंड रेगुलेशन फॉर द स्टूडेंट यूनियन इलेक्शंस। ओके, तो लिंगडो कमिटी क्या होता है? ये एक ऐसे कमिटी है जिसको बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के तहत इसको बनाया गया था। और ये एक ऐसे कमिटी है जो रेकमेंड करता है, मैंडेटरी करता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज इलेक्शन में, वहाँ में आपका जो एज लिमिट होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कैंडिडेट होता है, ठीक है, जैसे आपका एज लिमिट हो गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कैंडिडेट हो गया, ये सबको किया जाता है। उसके बाद आपका जो एक्सपेंडिचर को फिक्स किया जाता है एंड कोड ऑफ कंडक्ट जो स्टूडेंट इलेक्शन में है उसको लागू करता है। साथ ही साथ ये रिकमेंडेशन में, ये कमिटी में आपका कर्व फॉर द मनी पावर, मसल पावर एंड क्रिमिनलाइजेशन इन द कैंपस इलेक्शन, ये सबको प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो एग्जाम में लाइक आई सेड, प्रीलिम्स लेवल में आपको लिंगडो कमिटी पूछ सकता है वो किस तरह का कमीशन है, क्योंकि कमीशन से रिलेटेड, कमीशन या कमिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन कंपलसरी सिविल सर्विस में हमेशा पूछा जाता है। जैसे रॉयल कमीशन हो गया फॉर द करेंसी, ली कमीशन फॉर द सिविल सर्विस, ठीक है, व्हिटली कमीशन फॉर द लेबर, और वैसे ही लिंगडो कमीशन फॉर द स्टूडेंट इलेक्शन, इस यूनिवर्सिटी इलेक्शन, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद करना है, ठीक है। उसके बाद PIL क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, क्या वो सच में जुडिशियल टूल है या वो एक ऐसा सिस्टम है जो जस्टिस को प्रिवेंट कर सकता है, या तो पब्लिसिटी के लिए यूज़ किया जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, असम, 6,200 बीघा forest land cleared by 2-day eviction, 710 families displaced. So recently Assam government, ठीक है, असम गवर्नमेंट हैज़ क्लियर्ड द एनक्रोचमेंट फ्रॉम द बुरा छापरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जो कि आपका काजीरंगा नेशनल पार्क के सामने में आ जाता है। इसमें करीबन 6,200 बीघास ऑफ द एनक्रोच फॉरेस्ट लैंड एरिया इन द बुरपा छापरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को 2 days का एविक्शन में रिमूव किया है, जिसमें अराउंड 710 फैमिलीज वेर डिस्प्लेस इलीगली फ्रॉम द ऑक्युपाइड लैंड इन द सोनितपुर एंड नावगांव डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो इसके बारे में, तो इसका जो ड्राइव है, इसका बेसिक एम था कि ये जो सेंचुरी है उसको प्रोटेक्शन देना, वो इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना, जो कि पार्ट ऑफ द काजीरंगा लैंडस्केप का पार्ट बनता है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, दे कम अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, जिसमें हम जितना भी कंजर्वेशन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है उसको हम प्रिजर्व करना है। और बेसिक एम ये है कि टू प्रोटेक्ट द एंडेंजर्ड स्पीसीज, हैबिटेट्स एंड इकोसिस्टम, ठीक है। और ये ऐसा लॉ है जहाँ में ह्यूमन एक्टिविटीज़ को रेगुलेट किया जाता है, नॉट कम्प्लीटली प्रोहिबिट, फिर भी वाइल्ड लाइफ का सेंचुरीज के विदिन में उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट एंड कंजर्वेशन चैलेंजेस ये होता है। एनक्रोचमेंट क्या होता है? जब आप इलीगली ऑक्युपाई करता है एंड फॉरेस्ट लैंड को अपना मतलब सेटलमेंट के लिए यूज़ करता है। ऐसे करने से क्या हो जाता है? आपका हैबिटेट लॉस होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है, डिक्लाइन इन द वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशंस होता है। एंड वी हैव टू रिमेंबर नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, जो वाइल्ड लाइफ होता है दे आर ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ द फूड चेन। फूड चेन का मेन कॉन्ट्रीब्यूटर्स है। अगर वो नहीं होगा, इनडायरेक्टली एंड डायरेक्टली इट विल इफेक्ट द ह्यूमन लाइफ ऑल्सो। सो इसलिए उसका कंजर्वेशन करना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, काजीरंगा जो लैंडस्केप है एंड उसका बफर जोन है, ये मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन असम एंड द नॉर्थ ईस्ट एरिया माना जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क में उसमें उसका एडजॉइनिंग सेंचुरीज लाइक बोरा चापरी एंड लोखुआ, ये सब उसका एडजॉइनिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो उसको साथ में मिलके कंजर्वेशन प्रोटेक्शन देता है। तो यहाँ में बफर जोन, यहाँ का जो प्रोएक्टिव कूजन जोन होता है जो कोर प्रोटेक्टेड एरियाज को प्रोटेक्ट करता है, और ये हेल्प करता है कि जितना हो सकेगा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ का कन्फ्लिक्ट कम हो एंड हैबिटेट डिस्टर्बेशन नहीं हो। ऐसा करने से क्या होता है? इट इज़ नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द राइनो, टाइगर, एलिफेंट एंड अदर एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो एग्जाम में आपका काजीरंगा से लेके, है ना, या तो कंजर्वेशन से लेके क्वेश्चन और हमेशा एवरी साल पूछा जाता है, तो आपको उसमें पढ़ना है। और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन में ये जो कंजर्वेशन का जो इश्यू है, जहाँ में डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन, इस तरह का इश्यूज आपको प्रिपेयर करना है नॉर्थ मेंस के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट, फ्लैश फ्लड्स इन इंडोनेशिया किल एटलीस्ट 16 people and swept away homes.
सो रिसेंटली आपका इंडोनेशिया का नॉर्थ सुलावेसी में फ्लैश फ्लड की वजह से 16 आदमी मर गया है एंड बहुत 100 ऑफ द हाउसेस वेयर डैमेज, ठीक है। अराउंड 600 पीपल वो लोग को टेम्पोररी शेल्टर में शिफ्ट किया गया है। तो यहाँ में ऑथोरिटीज लोग डिक्लेयर किया है इमरजेंसी एंड हैव डिप्लॉयड रेस्क्यू टीम्स व्हाइल आल्सो वार्निंग फॉर द फर्दर फ्लड्स एंड द लैंडस्लाइड्स। तो ये जो टॉपिक है इसको डालने का बेसिक कंसेप्ट है ये जो फ्लड एंड फ्लैश फ्लड। ये जो फ्लैश फ्लड और फ्लड्स होता है ये लोग आपका जीएस पेपर 1 में आता है, वो 1 का पार्ट होता है जीएस पेपर 1 का। तो जीएस पेपर 1 में ये जो फ्लैश फ्लड होता है ये पूछा जाता है, फ्लड्स को लेके पूछा जाता है, कॉजेस एंड इम्पैक्ट्स को लेके पूछा जाता है। जैसे फ्लड क्या है हम लोग सबको पता है, जब पानी ओवरफ्लो होके आपका लेन में आ जाता है वो फ्लड है। और फ्लैश फ्लड क्या होता है? फ्लैश फ्लड मीन्स सडन फास्ट मूविंग फ्लड बिकॉज ऑफ द इंटेंस रेनफॉल की वजह से जो होता है उसको हम फ्लैश फ्लड बोलते हैं। जैसे कि आपका केदारनाथ का जो इंसिडेंट था वो बेसिकली ये क्लाउड बर्स्ट की वजह से फ्लैश फ्लड हुआ था, इसलिए वहाँ में वो डिस्ट्रक्शन, मासिव डिस्ट्रक्शन आपको देखने को मिला है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है जिसमें आपको इसका इम्पैक्ट है ना और इसका जो रीजनल प्रोन सेकेंडरी इफेक्ट जो इससे रिलेटेड है उसको आपको देखना है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट का डिसास्टर मैनेजमेंट एंड इमरजेंसी रेस्पॉन्स जो होता है अगेंस्ट सच नेचुरल कैलेमिटीज उसको भी आपको पढ़ना है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। जैसे प्रिपेयरनेस हो गया, रेस्पॉन्स, मिटिगेशंस, रिकवरी एंड ऑथोरिटीज इन्वॉल्व, ठीक है। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द मेंस पर्सपेक्टिव, ठीक है। और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव में भी आपको पूछा जा सकता है ज्योग्राफिकल टर्म्स में फ्लैश फ्लड क्यों होता है ना, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सो कैन इंडिया प्रोटेक्ट फार्मर्स, ये जो एक्सट्रैक्ट है ये इकोनॉमिक हाइलाइट्स फ्रॉम द शिवाजी सरकार का जो एक्सट्रैक्ट है उससे लिया है और ये रीडर्स फोरम ऑफ द अरुणाचल टाइम्स में दिया गया है, ठीक है। तो कैन इंडिया प्रोटेक्ट देयर फार्मर्स, ये जो एक्सट्रैक्ट, ये जो मतलब ये जो पैरा है ये बेसिकली आपका जो फार्मर्स लोग रीसेंट फॉलिंग ग्लोबल प्राइसेस के वजह से फार्मर्स लोग को जो इश्यू फेस हो रहा है ये उसके बारे में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैलेंजेस इंक्लूड किया जाता है स्पेशली प्राइस वॉलेटिलिटी के लिए, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, डिपेंडेंस ऑन द मॉनसून, इनपुट कॉस्ट एंड वीक मार्केट एक्सेस फॉर द फार्मर्स के वजह से जो फार्मर्स लोग डिफिकल्टी फेस हो रहा है क्या उसको इंडिया प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। सो रिसेंटली आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही हैज़ क्लियरली स्टेटेड कि वो कभी भी इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर्स है, फिशरमैन और डायरी फार्मर्स है उसको कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। और इसीलिए गवर्नमेंट बहुत सा इंपॉर्टेंट मेजर्स लाइक एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ये फार्मर्स प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन होता है, स्टोरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि वो स्टेबलाइज कर सके फार्मर्स का इनकम एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट रूरल इंसॉल्वेंसी। तो यहाँ में ये जो टर्म है एमएसपी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है, मेंस के लिए हम इसको पढ़ता है। ये इकोनॉमिक का सेक्शन में पूछा जा सकता है, पेपर 3 में, पेपर 2 में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो फूड प्राइस ट्रेंड, फार्मर इनकम एंड मार्केट डायनेमिक्स, यानी कि ग्लोबल एंड डोमेस्टिक फूड प्राइस जो इजी हो रहा है, कस्टमर के लिए बेनिफिट हो रहा है लेकिन वो फार्मर का इनकम को रिड्यूस कर रहा है। उसके बाद प्राइस टेकर बिकॉज ऑफ द लो स्टोरेज, पुअर मार्केट एक्सेस एंड इंटरमीडिएट्स कैप्चरिंग डिसएप्रोपोर्शनेट प्रॉफिट्स के वजह से फार्मर लोग का इनकम को इम्पैक्ट कर रहा है। दूसरा सरप्लस प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के वजह से ये भी आपका इनकम में, फार्मर्स का इनकम में प्रेशर पड़ रहा है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये एक ऐसा मतलब इंटरवेंशन गिवन बाय द गवर्नमेंट है जहां में आपको गारंटीड प्राइस फॉर द सेलेक्टेड क्रॉप्स दिया जाता है ताकि आपको एक सेफ्टी नेट फॉर द फार्मर्स वो बन सके, ठीक है। और यहाँ में इट एंकरेज फार्मर टू ग्रो एसेंशियल क्रॉप्स डिस्पाइट मार्केट वॉलिटी। और ये आपका डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी बाय स्टेबलाइजिंग प्रोडक्शन इंसेंसिटिव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद प्रोक्योरमेंट्स एंड द कोल्ड स्टोरेज, यानी कि स्टोरेज जो सिस्टम है जो भी फार्मर्स को हेल्प किया जाएगा पोस्ट सीजन मतलब पोस्ट हार्वेस्ट सीजन में कल्टीवेशन के लिए। उसके बाद ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ में सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ द आउटपुट रिड्यूसिंग मार्केट रिस्क फॉर द फार्मर्स किया जाता है, ठीक है।
उसके बाद इसके अलावा गवर्नमेंट का इनिशिएटिव लाइक ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एग्रीकल्चर मार्केट, जहां में लोकल मार्केट को डिजिटली वो सिंक्रोनाइज करेगा ताकि वो प्राइस डिस्कवरी में इम्प्रूव प्राइस डिस्कवरी में डेवलपमेंट में मदद करेगा, आइडेंटिफाई में. ऑल्सो फैसिलिटेट डायरेक्ट बाइंग फ्रॉम द फार्मर्स, दस रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी ऑन द इंटरमीडिएट्स, यानी कि बीज का जो मीडिएटर है वो प्राइस को अप एंड डाउन नहीं कर सकता है ना. ऐसे करके फार्मर्स को एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया है. सो एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन फूड सिक्योरिटी के अंदर में पूछा जाता है जीएस पेपर 3 में. ठीक है, तो आपको उस हिसाब से आपको पढ़ना है. सो थॉट ऑफ द डे ये है, इफ वी टेक केयर ऑफ द मोमेंट्स द ईयर विल टेक केयर ऑफ देमसेल्फ, यानी कि एवरी डे अगर आप स्लोली अपना जो हैबिट्स बदलेगा, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा. Which festival is celebrated in Upper Subansiri district of Arunachal Pradesh involving earth and sun for the community well-being? सी दोनी हिलो, है ना. ये तो आसान सवाल है. ठीक है. दिस वन, Kaming River emerging as the fishing tourism destination flows through which district of Arunachal Pradesh? Kaming आपका ईस्ट कमिंग और वेस्ट कमिंग से फ्लो होता है ना. असम में जाके उसको जय बराली हम कहता है. ठीक है, दिस वन. ओके. उसके बाद participatory rural appraisal in Nipua village aim primarily for collective community based data for the holistic development. होगा ऑप्शन बी, दिस वन. ठीक है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, which age limit for the undergraduate students are recommended by the Lingdo committee for contesting student election? तो स्टूडेंट इलेक्शन के लिए यहाँ में एज का क्राइटेरिया दिया है 17 to 22 years. ठीक है. Assam government recently evicted families from which wildlife sanctuary to remove illegal encroachment? ये हो गया आपका बोरा चापरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. ठीक है, दिस वन, है ना. ऑलमोस्ट 610 फैमिलीज लोग डिस्प्लेस हो गया है एंक्रोचमेंट का अंदर में. उसके बाद अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी फैमिलीज वर डिस्प्लेस ड्यूरिंग द इवेक्शन? 610 बोला, सॉरी 710. ठीक है, 710, दिस वन. ओके. What is the approximate area of बुरा चापरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? सो अप्रोक्सीमेट एरिया जो है इसका 44 किलोमीटर स्क्वायर है. दिस वन, 44 किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है. उसके बाद which country recently experienced flash flood in North Sulawesi causing death and displacement? ये आपका इंडोनेशिया है. ठीक है, इंडोनेशिया. उसके बाद India's food paradox in 2026 is characterized by food abundance, falling prices benefiting consumers but squeezing farmers' income. This one, ये वाला. ठीक है. तो MCQ के बाद मेंस का क्या क्वेश्चन बन सकता है हम लोग थोड़ा देख लेगा. डिस्कस द चैलेंज एंड पॉलिसी मेजर इन इंडिया टू प्रोटेक्ट फार्मर्स इनकम एमिड फूड प्राइस फ्लक्चुएशन एंड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन जीएस पेपर 3 में ऑलरेडी आ चुका है. आपको प्रिपेयर करना है. यहाँ में क्या क्या चैलेंजेस है ना. ग्लोबल मार्केट चेंज होना, ठीक है, और आपका जो क्रॉप्स पेस्ट इन्फेक्शन होना, ये सब चीज़ को, और क्या क्या पॉलिसी मेजर जो गवर्नमेंट किया है, MSP यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फार्मर्स कॉरपोरेशन, इस तरह का, और नाम यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर जो मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिज्म, ये सबको आपको बताना है पॉलिसी के अंदर में. दूसरा, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल. इस तरह का टर्मोलॉजी आई हैव टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो. ऐसा टर्मोलॉजी जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, और इस बार का जीएस पेपर 2 जो था उसमें इस तरह का टर्म्स बहुत देखने को मिला है. कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन, इस तरह का वर्ड. ठीक है. तो ये पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल में जो कम्युनिटी बेस का जो फ्लो चार्ट है जो यहाँ पे दिया है, और इसका डाउनलोड आप लिंक में कर सकता है. तो वहाँ से डाउनलोड करके इसका फ्लो चार्ट है उसको आप लेके मतलब मेमोराइज करो, वो पॉइंट्स के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए. ठीक है. उसके बाद एनालाइज सोशियो
सोशियो एनवायरमेंटल इम्पैक्शन ऑफ इलीगल एंक्रोचमेंट। हाँ, इलीगल एंक्रोचमेंट किस तरह से आपका हैबिटेट को लॉस कर सकता है, ये क्वेश्चन आपका जीएस पेपर 3 का हो सकता है, एज वेल एज ये आपका जीएस पेपर 1 में एंड जो ज्योग्राफी का पार्ट है वहाँ पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको इसको भी प्रिपेयर करना है। ठीक है, सो थैंक यू आज का न्यूज़ के लिए। आई होप आपको समझ में आया है। माय डियर स्टूडेंट, कीप स्टडिंग। ठीक है, थैंक यू।